यूनाइटेड नेशन नेवी के एक जहाज पर साइंटिस्ट और बायोलॉजिकल प्रोफेसर की एक टीम ऐसी कौन सी भयंकर महामारी का इलाज ढूंढने में लगी हुई है जिस महामारी ने पूरे विश्व भर की आधी से ज़्यादा आबादी को अपनी चपेट पे ले लिया है और अभी भी ये आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन सी भयंकर महामारी है जो मनुष्य के शरीर में पहुंचते ही उसे आक्रामक और उसे आदमखोर बना देता है? क्या मतलब है शैतान का? क्या शैतान का मतलब इस भयंकर महामारी से तो नहीं? इन सब सवालों का जवाब तो इस कहानी को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया शहर से, जहां यूनाइटेड नेशन के जाबाज पूर्व इन्वेस्टिगेटर जेरी लेन और उसके परिवार को दिखाया जाता है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक सामान्य जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा होता है। यहाँ अपनी गाड़ी में जेरी अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों के साथ खुद को भारी ट्रैफिक में फंसा हुआ पाता है। उसी दौरान जल्दबाजी में जाते हुए पुलिस की एक बाइक उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ देता है और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से वो निकल जाता है। जेरी जब अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है तो पाता है कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। उसी दौरान बाइक पर सवार दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और वो उसे अपनी गाड़ी में जाने को कहता है। जेरी अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाता है कि तभी बड़ी तेजी से आता हुआ एक बेकाबू ट्रक उस पुलिस ऑफिसर को उसकी बाइक समेत उड़ा देता है। यहाँ जेरी अपनी सूझबूझ से काम लेता है। वो जानता है कि अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए उसे इस फिलाडेल्फिया शहर से बाहर निकलना होगा, इसलिए वो उस बेकाबू ट्रक का पीछा करता है और बेकाबू ट्रक द्वारा बनाए गए रास्ते पर अपनी गाड़ी को ले जाने लगता है कि तभी उनकी गाड़ी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान जेरी जैसे ही अपना होश संभालता है तभी वो सुनिश्चित करता है कि उसका परिवार सुरक्षित है कि नहीं। सब सुरक्षित होते हैं तभी उसे एक खाली वैन दिखाई देता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। किसी तरह से जेरी अपने परिवार समेत उस खाली वैन की तरफ भागने लगता है। तभी पूरा का पूरा शहर संक्रमित ज़ॉम्बी से घिर जाता है। उसी दौरान एक संक्रमित ज़ॉम्बी एक कैब ड्राइवर पर हमला कर देती है और उसे काट कर संक्रमित कर देती है। इस गंभीर स्थिति के दौरान जेरी देखता है कि संक्रमित ज़ॉम्बी द्वारा काटे गए उस कैब ड्राइवर को ज़ॉम्बी में बदलने में केवल 12 सेकंड लगे हैं और वो संक्रमित कैब ड्राइवर ज़ॉम्बी में बदलने के बाद कैब में बैठे अपने पैसेंजरों पर हमला कर देता है। अब जेरी और उसका परिवार खाली वैन में बैठ जाता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी उसकी वैन पर एक के बाद एक ज़ॉम्बीज़ का हमला होता है। लेकिन किसी तरह से ये लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाता है और ये घातक संक्रमण बड़ी ही तेज़ी से ज़ॉम्बी द्वारा लोगों में फैलने लगता है। देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर घंटे भर में घातक संक्रमण की चपेट में आ जाता है। यहाँ जेरी का परिवार बहुत घबराया हुआ होता है। उसी दौरान जेरी की बड़ी बेटी जो होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसकी बड़ी बेटी अस्थमा से पीड़ित होती है और उनके पास इसकी दवाई नहीं है। तभी जेरी अपनी बड़ी बेटी के सांस लेने में उसकी मदद करता है। तभी रास्ते में न्यूयॉर्क से जेरी के दोस्त का फोन आता है जो यूएन का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के बड़े पद पर होता है। वो कहता है कि तुम मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताना, हम तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। जेरी और उनका परिवार एक जनरल स्टोर पहुँचते हैं जहाँ वो अपनी बड़ी बेटी के लिए अस्थमा की दवाई ढूंढ रहा होता है। तभी एक आदमी उसकी मदद करता है, उसे उसकी बड़ी बेटी के लिए अस्थमा की दवाई देता है और वो उसे कहता है कि इन दवाइयों ने मेरी बेटी पर अच्छा असर किया है, इसलिए तुम्हारी बेटी पर भी अच्छा असर करेगी। तभी उसकी छोटी बेटी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब जेरी पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ बुरे लोग उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोकने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक जेरी पर अपनी गन से गोलियां चलाता है। अब जेरी भी जवाब में उस पर गोली चला देता है और उसे घायल कर देता है। इस तरह उन बुरे लोगों से अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है। जेरी को लगता है कि अभी भी कानून व्यवस्था बरकरार है, इसलिए उसके सामने वो आत्मसमर्पण कर देता है। पर पुलिस ऑफिसर उस पर ध्यान नहीं देता और खुद के लिए जरूरी सामान एकत्रित करने लगता है। इससे हमें मालूम चलता है कि इस भयंकर महामारी के आगे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ जेरी जनरल स्टोर से बाहर आकर देखता है तो पाता है कि उसका वैन चोरी हो चुका है और अब अंधेरा भी हो गया है।
वो अपने परिवार से कहता है, हमारा खुले में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें कहीं छुपना होगा। तभी वे लोग एक बिल्डिंग की छत पर जाने का फैसला करते हैं, जहां इसके दोस्त जो यूएन का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, उसके द्वारा भेजा गया एक हेलीकॉप्टर इनका इंतजार करेगा। बस समस्या ये है कि हेलीकॉप्टर सूरज उगने के बाद ही आएगा। तभी एक ज़ॉम्बी जेरी पर हमला करने वाला होता है। जेरी उसे देखते ही गोली मार देता है। जेरी और उसका परिवार बिल्डिंग में घुस जाता है। अब उनका पीछा ज़ॉम्बीज भी करने लगते हैं। यहाँ किसी तरह से जेरी बिल्डिंग का गेट बंद कर देता है और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ तभी भागने लगते हैं कि तभी ज़ॉम्बीज बिल्डिंग का गेट तोड़ देते हैं और बड़ी तादाद में अंदर आने लगते हैं। उसी दौरान जेरी एक बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर को सीढ़ियों में गिरा देता है, जिससे एक ज़ॉम्बी दब जाता है और रास्ता कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी जेरी पर हमला करने वाला होता है। जेरी उसे देखते ही गोली मार देता है। अब यहाँ उनकी छोटी बेटी जो होती है वो घर के एक दरवाजे के सामने खड़ी होती है और वो उस घर में रह रहे लोगों से उनके घर में छिपने के लिए प्रार्थना करती है कि तभी एक दयालु जोड़ा अपने घर का दरवाज़ा इनके लिए खोल देता है और वे जेरी और उसके परिवार को अपने घर में शरण देते हैं। यहाँ ये लोग अपने बेटे टॉमी के साथ यहाँ रहते हैं और इन्हें और इनके बच्चों को कुछ खाने पीने को भी देते हैं। यहाँ जेरी और इसका परिवार सुबह होने तक आराम करता है, क्योंकि सुबह होते ही इसके दोस्त का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर इन्हें लेने आएगा। अब यहाँ सुबह होने वाला होता है और हेलीकॉप्टर भी इन्हें लेने के लिए निकल चुका होता है। इसलिए जेरी टॉमी के माँ बाप से अपने साथ चलने को कहता है और वो कहता है कि मैं खतरनाक जगहों पर काम कर चुका हूँ और जो लोग चलते रहते हैं वो बच जाते हैं और जो लोग नहीं चलते वो मारे जाते हैं। आखिर चलने का नाम ही जिंदगी है। लेकिन ये लोग इनके साथ चलने के लिए मना कर देते हैं। जाने से पहले जेरी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए कुछ तैयारियां करता है। पहले अपनी राइफल पर चाकू बांध लेता है और अपने हाथ की कलाइयों पर मैगजीन बांधकर एक कवच सा बना लेता है, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी इसके कलाई को काट कर इसे संक्रमित ना कर सके। अब जेरी और इसका परिवार बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देता है, पर जेरी उसे गोली मार देता है। अब गोली की आवाज़ सुनकर और भी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं और वो एक एक कर सबको मारता जाता है। अभी ये लोग बिल्डिंग की छत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब जेरी अपनी पत्नी को बच्चों समेत छत पर जाने को कहता है। तभी एक ज़ॉम्बी जेरी पर हमला कर देता है और उस पर हावी हो जाता है, उसे काटने की कोशिश करता है। यहाँ छत पर जेरी की पत्नी फ्लेयर जला देती है, ताकि हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट्स को सही लोकेशन पर आने का संकेत मिल सके और इन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लें। यहाँ जेरी को ज़ॉम्बी काटने ही वाला होता है कि तभी टॉमी ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और जेरी की जान बचा लेता है। उसी दौरान हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट्स फ्लेयर की रोशनी को देख लेते हैं और अपना हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग की छत पर ले जाने लगते हैं। अब जेरी भागते हुए छत की बाउंड्री पर खड़ा हो जाता है और 12 तक गिनती गिनने लगता है। दरअसल उसके मुंह में ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त उसका खून चला जाता है। अब उसे लगता है कि वो भी संक्रमित हो गया है और अपने परिवार के लिए कोई खतरा ना बने, इसलिए 12 तक गिनती गिनने लगता है, ताकि ज़ॉम्बी बनने से पहले ही वो छत से कूदकर कुछ खुशी कर ले। उसकी वाइफ उससे कहती है, तुम ठीक हो जेरी, तुम ठीक हो। तभी हेलीकॉप्टर आ जाता है। जेरी देखता है ज़ॉम्बी सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं कि तभी छत के दरवाजे को बंद कर देता है और उस पर दबाव बनाने लगता है। ज़ॉम्बी उसकी कलाई काटने की कोशिश करते हैं, पर कलाई पे बंधे मैगजीन की वजह से वो काट नहीं पाते। उसी दौरान जेरी का परिवार और टॉमी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं कि तभी जेरी दरवाजा छोड़ हेलीकॉप्टर की तरफ बड़ी ही तेजी से भागने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका पीछा करने वाला ज़ॉम्बी और कोई नहीं, टॉमी का पिता होता है। यानी वो दयालु जोड़ा भी भयानक संक्रमण का शिकार बन गया है। अब जेरी हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। उसी दौरान सैनिक उन पर गोलियां चलाता है, एक एक कर ज़ॉम्बीज को मारता जाता है और ये लोग यहाँ से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जेरी और इसका परिवार अटलांटिक महासागर के बीचों बीच तैनात यूएन नेवी के एक बड़े जहाज तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर उतरता है। यहाँ इनकी मुलाकात जेरी की दोस्त से होती है, जो यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के बड़े पद पर होता है। इसी ने इन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा होता है। अब यहाँ जेरी के परिवार सहित टॉमी को रहने के लिए स्पेशल कैबिन दिए जाते हैं। जेरी का दोस्त उसे बताता है कि ये भयंकर महामारी पूरे विश्व भर में फैल चुकी है और संक्रमित होने की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ इसके इलाज को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट और सैन्य कर्मियों की पूरी टीम
इस पर काम कर रही है, लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। जेरी का दोस्त एंड्रयू के बारे में बताता है। वो कहता है कि एंड्रयू की उम्र महज 22 साल है, लेकिन सब में बहुत ही काबिल बायोलॉजिस्ट है। यहाँ एंड्रयू का मानना है कि अगर इस भयंकर महामारी का इलाज ढूंढना है और इसका वैक्सीन विकसित करना है, तो हमें इसके पहले जड़ तक पहुँचना होगा। और ज़ॉम्बी शब्द की पहली रिपोर्ट साउथ कोरिया से ही पता चला था, तो हमें शुरुआत भी वहीं से करनी चाहिए। उसी दौरान यूएन नेवी सेना का जनरल आता है। वो जेरी से कहता है, मैंने तुम्हारे काम की रिपोर्ट पढ़ी है। तुम यूएन के होनहार इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर में से अकेले ऐसे थे जिसने कई पेचीदा विदेशी मामलों को उम्दा तरीके से हल किया है, और तुमने कई प्रकार के खतरनाक इलाकों में काम भी किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एंड्रयू के साथ साउथ कोरिया जाओ और उसकी इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करो। हम तुम्हारे साथ एक नेवी सील एस्कॉर्ट की एक टीम भेजेंगे, जिसका काम तुम्हें सुरक्षित वहां पहुंचाना होगा और काम खत्म होने पर वहां सुरक्षित बाहर निकालना होगा। जेरी नेवी जनरल को मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं अपने परिवार को ऐसे हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। जवाब में नेवी का जनरल जेरी से कहता है, जरा यहाँ अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या लगता है, क्या इनका परिवार नहीं है? तुम्हारे परिवार के रहने के लिए जो स्पेशल कैबिन दिया गया है, उसके लिए यहाँ लाइन लगी हुई है, और यहाँ इस समुद्री जहाज पर अनावश्यक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तभी जेरी कहता है, मैं सोच के बता। यहाँ जेरी की पत्नी उसे जाने से मना करती है और उस पर गुस्सा भी करती है, लेकिन जेरी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अगर उसने नेवी जनरल की बात नहीं मानी तो उसे और उसके परिवार को इस नेवी समुद्री जहाज से उतार दिया जाएगा। जिसके चलते जेरी की पत्नी उसकी बात मान जाती है और उसे मिशन पर जाने की परमिशन दे देती है। अब जेरी मिशन पर जाने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिलता है। उसे नहीं पता कि वो अपने परिवार से दोबारा मिल भी पाएगा या नहीं। यहाँ जेरी और एंड्रयू नेवी सील की एस्कॉर्ट टीम के साथ साउथ कोरिया में स्थित यूएस मिलिट्री कैंप के लिए उड़ान भरते हैं। जेरी एंड्रयू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, हमें साउथ कोरिया में कुछ मिलेगा? जवाब में एंड्रयू कहता है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, हमें वहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। प्रकृति माँ एक सीरियल किलर की तरह है, सबसे भयानक और सबसे रचनात्मक, लेकिन सभी सीरियल किलर की तरह ये भी छोटे छोटे सुराग छोड़ती है। और पता है हम इतने साल कॉलेज में क्यों बिताते हैं? ताकि हम इन छोटे छोटे सुरागों को ढूंढ सकें। वायरस का सबसे भयानक हिस्सा ही उसका सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा होता है, और प्रकृति माँ को बड़ा मज़ा आता है अपनी कमज़ोरियों को ताकत का जामा पहनाने में। कुछ देर बाद अब पायलट अनाउंसमेंट करके सबको बताता है कि हम साउथ कोरिया के यूएस मिलिट्री बेस कैंप पहुंच गए हैं, लेकिन पूरा का पूरा बेस अंधेरे में है। कंट्रोल टावर से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है और प्लेन में भी फ्यूल बहुत कम है, इसलिए हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। अब प्लेन सफलतापूर्वक रनवे पर लैंड कर जाता है। जैसे ही प्लेन का गेट खुलता है, नेवी सील के एस्कॉर्ट टीम जेरी और एंड्रयू को उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें गन देते हैं। तभी नेवी सील के सोल्जर ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी नेवी सोल्जर पर हमला कर देता है। उसी दौरान एंड्रयू ज़ॉम्बीज़ के आक्रामक रूप को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वापस प्लेन के अंदर की तरफ भागने लगता है। जेरी उसे रोकता है कि तभी वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। हाथ में लिए गन का ट्रिगर दब जाता है और पलक झपकते ही गन से निकली गोली एंड्रयू का भीजा उड़ा देती है और वो मारा जाता है। उसी दौरान बेस कैंप के मिलिट्री सोल्जर्स भी इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। एक एक कर ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं और यहाँ से सबको सुरक्षित बेस कैंप ले आते हैं। यहाँ सबकी आंखों की चेकिंग की जाती है ताकि पता चल सके कोई संक्रमित है कि नहीं। तभी बेस कैंप के सोल्जर्स का कैप्टन जेरी से पूछता है, वो लड़का कौन था? वो तो दिखने में महज 23 साल का था जो बेमौत मारा गया। अफसोस के साथ जेरी सबसे कहता है, वो इस भयंकर महामारी को रोकने का और इसके इलाज को ढूंढने का एक आखिरी उम्मीद था। तभी एक सोल्जर हंसते हुए कहता है, अब वो आखिरी उम्मीद भी नहीं रही। उसी दौरान जेरी का पायलट पूछता है, प्लेन में फ्यूल कब भरेंगे? जवाब में कैप्टन कहता है, जब मैं कहूँगा तब, और इस बार बिना कोई आवाज़ किए। तभी जेरी कैप्टन से पूछता है, क्या आवाज़ ज़ॉम्बीज़ पर असर करती है? कैप्टन कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा। आवाज़ से मुर्दे आकर्षित होते हैं, शरीर पर गोली मारने पर धीमे होते हैं, सर पर गोली मारने पर मरते हैं, फिर भी हम कोई चांस नहीं लेते, इसलिए उन्हें हम जला देते हैं। तभी जेरी कैप्टन से पूछता है, 11 दिन पहले एक मेमो यहाँ से भेजा गया जिसमें जिक्र था ज़ॉम्बीज़, उसके बारे में कुछ पता है? कैप्टन कहता है, वो कोई मेमो नहीं था, वो एक ईमेल था
जो यहाँ से भेजा गया। जाहिर है किसी ने उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझा। तभी कैप्टन जेरी को एक कमरा दिखाता है और बताता है कि इस कमरे में 15 से 16 लोग गार्ड्स थे, लेकिन उन सबको काट लिया गया था जब सब मिलकर इस संक्रमित डॉक्टर को बांधकर इस चारपाई पे लेटाने की कोशिश कर रहे थे। और कॉलोनल के मुताबिक इनमें से ये डॉक्टर ही पहला संक्रमित मरीज था। जेरी पूछता है, वो कॉलोनल, क्या वो यहाँ है? तभी कैप्टन जली हुई लाश की तरफ इशारा करता है और कहता है, हाँ यही है। जेरी पूछता है, ये डॉक्टर तुम लोग जानते हो, इसको किसने काटा था? कैप्टन बताता है, हाँ ये डॉक्टर बेस पर तैनात था। इसे कोरियन सोल्जर की मौत की छानबीन के लिए एक गांव भेज दिया गया था। वो कोरियन सोल्जर हफ्ते भर से लापता था। हमें बताया गया जब गांव वालों को वो सोल्जर मिला तब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके मुंह से काले रंग का झाग भी निकल रहा था और जब उसने एक को काटने की कोशिश की तो उसे गोली मारकर तबेले में फेंक दिया गया। जांच के दौरान उसने डॉक्टर को काट लिया और फिर डॉक्टर यहाँ आकर अपने मरीजों पर हमला करने लगा। जेरी कहता है, इस महामारी की शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। तभी वो एक सोल्जर जो लंगड़ा कर चल रहा होता है उसके पैर के बारे में जेरी पूछता है, क्या ये ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त हुआ था? वो सोल्जर कहता है, अरे नहीं, इस चोट से तो मेरा पुराना याराना है। तभी कैप्टन जेरी को इस हैंडीकैप सोल्जर का किस्सा सुनाने लगता है। कहता है, सबके सब गार्ड्स एक दूसरे को कुकड़ों की तरह काट रहे थे और ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे और ये साला उन सब के बीच में यहीं खड़ा था, लेकिन उन ज़ॉम्बीज को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी दौरान जेरी की मुलाकात पूर्व CIA के अधिकारी से होती है, जिसे इनलीगल तरीके से नॉर्थ कोरिया को बंदूकें बेचते हुए पकड़ा गया था। जेरी उससे पूछता है, तुम नॉर्थ कोरिया को हथियार क्यों बेच रहे थे? क्या नॉर्थ कोरिया अपनी सुरक्षा तुम्हारे बेचे गए हथियार से कर रहा है? तभी वो अधिकारी कहता है, अरे नहीं, हथियार से ज़ॉम्बीज और उनसे फैलने वाले संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने इसका दूसरा रास्ता निकाल लिया है। जेरी पूछता है, कैसा रास्ता? तभी वो CIA का पूर्व अधिकारी अपने आखिरी बचे दांत को खींचकर बाहर निकाल देता है, जो कि देखने में किसी पागलपन से कम नहीं लगता है। फिर भी जेरी उसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। CIA का पूर्व अधिकारी कहता है, अपनी 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश नॉर्थ कोरिया ने सबके दांत उनके मुंह से खींच कर निकाल दिए, वो भी महज 24 घंटे में। दांत नहीं तो काटेंगे कैसे? संक्रमण फैलेगा नहीं। इतिहास का सामाजिक यंत्र का सबसे बड़ा नमूना है। जेरी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और कहता है, ये सब बकवास है। तभी वो अधिकारी कहता है, ओ अच्छा, तुम्हें मेरी बात बकवास लगती है? तब तो तुम्हें इजराइल की बात भी बकवास लगेगी कि इजराइल अब तक कैसे बचा हुआ है। तभी जेरी इजराइल के बारे में पूछता है, वो कैसे अपना बचाव कर रहा है? CIA का पूर्व अधिकारी कहता है, इस महामारी के शुरू होने से पहले ही अपने देश के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी करनी। पहले जानकारी मिली, पहले उपाय भी कर लिया। जेरी कहता है, इजराइल तो कई सालों से दीवार बना रहा है। तभी वो कहता है, वही तो, कई सालों से बन रहा दीवार का काम इस महामारी के शुरू होने से जस्ट एक हफ्ते पहले ही खत्म हो गया। क्या कमाल की टाइमिंग है ना? यहाँ जेरी को इसकी बातों पर इस बार यकीन हो जाता है और सोचने लगता है, हो ना हो इस महामारी का जवाब तो इजराइल में ही मिले। इसलिए जेरी इजराइल जाने का फैसला करता है। यहाँ जाने से पहले कैप्टन अपनी पूरी टीम को 3 भागों में बांट देता है। टीम A का काम होता है बिल्डिंग की छत से टीम B पर नजर रखना और किसी भी खतरे को भांपकर उसे एलिमिनेट करना। और टीम B का काम होता है बिना कोई आवाज़ किए जेरी और उनके बच्चे साथियों को सुरक्षित पुणे प्लेन तक पहुँचाना है, ताकि ये लोग सुरक्षित यहाँ से इजराइल के लिए रवाना हो सकें। और टीम C का काम है प्लेन में फ्यूल भरना, जिसको कैप्टन लीड करता है। अब टीम B जेरी और उसके बाकी साथियों के साथ साइकिल के माध्यम से बिना कोई आवाज़ किए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ जेरी की गंभीर स्थिति से बेखबर उसकी पत्नी जेरी को कॉल करती है कि तभी जेरी के फ़ोन का रिंगटोन बड़ी ही तेज़ी से बजने लगता है, जिससे निष्क्रिय ज़ॉम्बीज सक्रिय हो जाते हैं। जेरी तुरंत ही अपने सैटेलाइट फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है क्योंकि हर तरफ से ज़ॉम्बीज जो होते हैं वो टीम B की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी टीम A का स्नाइपर जो होता है वो बिल्डिंग की छत से उनकी तरफ बढ़ रहे ज़ॉम्बीज को मारता जाता है। तभी कैप्टन प्लेन में फ्यूल पाइप लगा देता है ताकि फ्यूल की कमी को पूरा किया जा सके। उसी दौरान एक ज़ॉम्बी जेरी पर हमला कर देता है और उसे साइकिल से नीचे गिरा देता है कि तभी कैप्टन जेरी पर हमला करने वाले ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, उसे मार देता है। इस गर्मा गर्मी के दौरान कैप्टन के पैर को
एक ज़ॉम्बी काट लेता है और उसे संक्रमित कर देता है। उसी दौरान टीम ए का जो स्नाइपर होता है वो सब होते हुए देख लेता है और वॉकी टॉकी पर कहता है, आप मेरे निशाने पर हो कैप्टन, आप बस परमिशन दीजिए। वहीं कैप्टन कहता है, नहीं, ये काम मैं खुद करूँगा। बस क्या था, कैप्टन खुद को शूट कर लेता है। ये सब देख जेरी बहुत दुखी होता है। उसी दौरान प्लेन का फ्यूल टैंक पूरी तरह से भर जाता है। अब पायलट फ्यूल के पाइप को हटाने को कहता है, क्योंकि जब तक प्लेन से फ्यूल का पाइप जुड़ा है तब तक ये लोग यहाँ से प्लेन से उड़ान नहीं भर सकते। अभी नेवी सील एस्कॉर्ट टीम का आखिरी बचा सोल्जर जो होता है वो जेरी को उसके बिना ही उसे जाने को कहता है और ज़ॉम्बीज को मारते हुए फ्यूल के पाइप को निकालने चला जाता है। अभी जेरी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ प्लेन में आता देख बड़ी तेजी से कॉकपिट की तरफ भागता है और कॉकपिट का दरवाजा बंद कर देता है। प्लेन ज़ॉम्बीज से पूरी तरह भर जाता है। उसी दौरान ये लोग सफलतापूर्वक अपना प्लेन उड़ा लेते हैं। जेरी और पायलट प्लेन की नाक को ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज जो प्लेन में होते हैं वो एक एक कर प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ जेरी की पत्नी को जेरी का फ़ोन आता है। जेरी उसे बताता है कि वो सुरक्षित है, साउथ कोरिया में काम नहीं बना, इसलिए अब वो इजराइल जा रहा है। तभी जेरी अपनी पत्नी से बात करते वक्त बहुत बड़ा विस्फोट देखता है। ये विस्फोट कोई आम विस्फोट नहीं होता, बल्कि परमाणु बम का विस्फोट होता है, जिसे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया होता है। इस परमाणु बम का इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है जिससे इनका प्लेन पूरा का पूरा हिलने लगता है। परमाणु बम के शॉक वेव की वजह से जेरी का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ उसकी पत्नी कॉल कट जाने पर चिंतित हो जाती है और रोने लगती है। कुछ समय बाद इनका प्लेन इजराइल की सीमा में प्रवेश कर जाता है, जहाँ ये लोग सफलतापूर्वक इजराइल की जेरूसलम एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं। अब जेरी पायलट को प्लेन में रहने को कहता है ताकि कोई भी मुसीबत आने पर ये लोग समय रहते यहाँ से निकल सके। अब जेरी को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हाई रैंकिंग ऑफिसर से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है। यह है जर्गन वॉन ब्राउन, मोसाद का हाई रैंकिंग ऑफिसर। यहाँ जर्गन जेरी को बताता है इन्होंने अपने आधुनिक कम्युनिकेशन इंटरसेप्टर के माध्यम से टेलीफोन पर भारतीय जनरल और उनकी सेना के बीच हुई खुफिया बातचीत को सुन लिया था। वो कहता है कि उस खुफिया बातचीत में जिक्र था शैतान का। भारतीय सेना अपने जनरल को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वो शैतानों से लड़ रहे हैं। जेरी ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है मोसाद का आला अफसर अपने देश के बॉर्डर पर कई मंजिला ऊंची दीवार खड़ी कर देता है, वो भी एक शैतान शब्द सुनकर। जवाब में जर्गन जेरी को बताता है कि सितंबर 1973 में अरब सैनिकों की इजराइल के बॉर्डर पर हलचल देखी गई थी। सबने ये माना कि अरब सैनिकों से इजराइल को कोई खतरा नहीं है। ठीक एक महीने बाद अरब सैनिकों के हमले के आगे इजराइल घुटने टेकने ही वाले थे, लेकिन किसी तरह से इजराइल ने वो युद्ध जीत लिया। इसलिए इजराइल ने एक बदलाव की सोची। बदलाव था 10वां आदमी। अगर एक ही इंफॉर्मेशन को देखकर 9 लोग एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं तो 10वें आदमी का फर्ज बनता है कि सबसे असहमत होना। 10वें आदमी को ये मानकर चलना ही होता है कि बाकी के 9 लोग गलत हैं, चाहे इंफॉर्मेशन कितनी ही बेतुकी लगे। तभी जेरी को जर्गन की बातों से ये समझ में आ जाता है कि वो 10वां आदमी और कोई नहीं, मोसाद का आला अफसर जर्गन ही है। यहाँ जर्गन जेरी को वो ऊंची दीवार दिखाता है। तभी जेरी पूछता है, बाहर से लोगों को अंदर आने दे रहे हो, लेकिन क्यों? जर्गन कहता है, जितने ज्यादा लोगों को बचाएंगे उतने कम ज़ॉम्बीज पैदा होंगे। यहाँ हजारों की भीड़ लाउड स्पीकर के माध्यम से अपने खुदा की इबादत कर रहे होते हैं। जेरी मोसाद के आला अफसर जर्गन से पूछता है, अगर मैं इंडिया पहुंच पाया तो मैं किससे मिलूं, कहाँ से शुरू करूं? क्योंकि मेरे पास दीवार बनाने तक का वक्त नहीं है, मुझे जवाब चाहिए। लेकिन जर्गन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहता है, इंडिया एक अंधा कुआं है, वहाँ के पेशेंट्स को भूल जाओ, तुम बस अपनी फिक्र करो। तभी लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत बढ़ जाती है। ज़ॉम्बीज़ लाखों की तादाद में ऊंची दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऊपर की तरफ ज़ॉम्बीज़ एक एक कर चढ़ने लग जाते हैं। इन सबको यहाँ पता नहीं होता कि ज़्यादा आवाज़ से संक्रमित ज़ॉम्बीज़ सक्रिय हो जाते हैं। जेरी मोसाद के आला अफसर जर्गन को वार्न करता है, कहता है, आवाज़ बहुत तेज है, कम करना होगा, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ बड़ी ही तेजी से
कई मंजिला ऊंची दीवार जो होती है उसको फांद कर बड़ी तादाद में उस पार से इस पार कूदने लगते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी ये ज़ॉम्बीज़ मरते नहीं हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। मोसाद का आला अफसर जर्गन जेरी को यहाँ से जाने को कहता है और अपने इजरायली सोल्जर्स को निर्देश देता है कि जेरी को सुरक्षित उसके प्लेन तक पहुंचा दिया जाए। यहाँ इजरायल के हेलीकॉप्टर्स ऊंची दीवार पर चढ़ रहे ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाने लगते हैं ताकि कम से कम संक्रमित ज़ॉम्बीज़ ऊंची दीवार को फांद पाएं। लेकिन ये संक्रमित ज़ॉम्बीज़ रुकने का नाम नहीं लेते और ये सीना पर हमला कर देते हैं। उन्हें एक एक कर काट लेते हैं। अब इन्हें रोकने के लिए इजरायली सोल्जर्स इन पर अंधाधुंध गोलियां भी चलाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पूरी की पूरी बस को पलटा देते हैं। संक्रमित ज़ॉम्बीज़ का संक्रमण बड़ी तेजी से सब में फैलने लगता है। यहाँ इजरायली सोल्जर्स की एक एस्कॉर्ट टीम जेरी को उसके प्लेन तक सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी दौरान जेरी एक बूढ़े आदमी को देखता है जो अपनी जगह पर ही खड़ा होता है और संक्रमित ज़ॉम्बीज़ उसके करीब से निकल जाते हैं। बहुत से लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए गलियारों से भाग रहे होते हैं, जिनमें इजरायली सोल्जर्स की एस्कॉर्ट टीम भी होती है जो जेरी को ले जा रही होती है। कि तभी ज़ॉम्बीज़ एक एक कर छतों से धड़ाधड़ सबके ऊपर गिर रहे होते हैं, जिसमें इजरायली एस्कॉर्ट का एक सोल्जर भी शिकार हो जाता है। उसी दौरान इजरायली हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो घरों की छतों पर भाग रहे ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाकर उन्हें मार रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी गोलियों से बचते हुए नीचे कूद जाता है और लोहे की जाली पर जाकर गिरता है, जहां से इजरायली सोल्जर्स की एस्कॉर्ट टीम जेरी को लेकर जा रही होती है। तभी लोहे की जाली पर रेंग रहा एक संक्रमित ज़ॉम्बी उनमें से एक सोल्जर को ऊपर खींच लेता है। बहुत से ज़ॉम्बीज उसे काट रहे होते हैं। तभी दूसरा ज़ॉम्बी एक और सोल्जर पर अटैक कर देता है, उसे काट लेते हैं। बचे सोल्जर्स अपने संक्रमित सोल्जर को शूट कर देते हैं, उसे मार देते हैं। उसी दौरान कोई और रास्ता न होने पर ये सोल्जर अपना ग्रेनेड निकाल लेता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे लोहे की जाली गिरने लगती है। जेरी और बचे इजरायली सोल्जर बचते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ की हजारों की भीड़ दोनों तरफ से इन्हें घेर लेती है। इजरायली सोल्जर ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए इन पर गोलियां भी चलाती है, पर ज़ॉम्बीज़ की हजारों की भीड़ के आगे इनकी गोलियां बेकार हो जाती है। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है कि तभी इजरायली सोल्जर्स एक बिल्डिंग का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तब के सब जेरी समेत दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ की हजारों की भीड़ दोनों तरफ से इनका पीछा करती है, दरवाजे से अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। दोनों तरफ से आ रही ज़ॉम्बीज़ की हजारों की भीड़ आपस में टकरा जाती है, जिससे कुछ ही ज़ॉम्बीज़ दरवाजे से अंदर जा पाते हैं। उन पर गोलियां भी चलाते हैं। तभी एक इजरायली सोल्जर लोहे का गेट देखता है। ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए ये लोग उस लोहे के गेट को बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं। एक सोल्जर इन पर गोलियां चलाती है। तभी मदद के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। वो भी ताबड़तोड़ गोलियां इन पर चलाने लगता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ बड़ी तादाद में मारे जाते हैं। उसी दौरान जेरी देखता है कि एक पोषित लड़का अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। संक्रमित ज़ॉम्बीज़ की हजारों की भीड़ उसे अनदेखा कर देती है, उसे छोड़ देती है। जेरी ये देख बहुत हैरान होता है। यहाँ जिस लोहे की गेट ने ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने से रोक रखा होता है, अब वो लोहे का गेट ज़ॉम्बीज़ के दबाव से टूट जाता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं, कईयों पर हमला कर देते हैं। जेरी भी किसी तरह से अपना बचाव करता है। अभी इजरायली सोल्जर्स कोई और रास्ता न होने पर इन पर ग्रेनेड फेंक देते हैं, जिससे हर तरफ धमाका होता है। फिर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। इजरायली सोल्जर, जिसका नाम सेगन होता है, वो देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है कि तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। सेगन बिना मौका गवाए उसे गोली मार देती है, लेकिन वो संक्रमित ज़ॉम्बी मरने से पहले सेगन की उंगली पर काट लेता है और उसे संक्रमित कर देता है। सेगन ये देख बहुत घबरा जाती है, जेरी की तरफ देखने लगती है। जेरी बिना मौका गवाए दूसरे सोल्जर का खंजर ले लेता है और उससे उसका हाथ काट देता है। सेगन दर्द के मारे पूरी तरह चिल्ला उठती है। तभी जेरी 12 सेकंड तक गिनती गिनने लगता है, क्योंकि जेरी को पता होता है कि ज़ॉम्बी द्वारा काटे गए अंग से संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने में केवल 12 सेकंड तक का वक्त लगता है। जेरी सुनिश्चित करता है कि सेगन ठीक है, इसलिए दूसरे सोल्जर को यहाँ से निकलने को कहता है। अब ये लोग यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकलने का फैसला करते हैं कि तभी इन्हें बचाने आए हुए इजरायली हेलीकॉप्टर पर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं। इससे इजरायली हेलीकॉप्टर तहस नहस हो जाता है। यहाँ जेरी का पायलट जो होता है, उसे खबर मिलती है कि जेरी को रेस्क्यू करने वाला हेलीकॉप्टर अब क्रैश हो चुका है। अब पायलट को लगता है कि जेरी उस क्रैश में मारा जा चुका है। उसी दौरान इजरायली सोल्जर सेगन और जेरी के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ जेरी देखता है कि उसका प्लेन उसे छोड़कर यहाँ से उड़ान भर चुका है। जेरी के पास यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं होता। तभी जेरी कमर्शियल प्लेन की तरफ देखता है जो उड़ान भरने ही वाला होता है। जेरी उसकी तरफ इशारा करता है। इजरायली सोल्जर्स उस प्लेन को रुकवा देते हैं ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके।
अब प्लेन का पायलट कॉकपिट का इमरजेंसी गेट खोल देता है। जेरी और सेगन को लेकर प्लेन में चढ़ जाता है। अब प्लेन सफलतापूर्वक उड़ान भर लेता है। तभी जेरी प्लेन से नीचे की तरफ देखता है तो पाता है कि चारों तरफ संक्रमित ज़ॉम्बीज का कहर होता है। इजराइल अब बर्बाद हो चुका है। यहाँ जेरी सेगन की मरहम पट्टी करता है, उसे दिलासा देता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी सेगन बातों ही बातों में कुछ ऐसा बोल देती है जिससे जेरी के दिमाग में कंफ्यूजन के सारे तार आपस में जुड़ जाते हैं। वो कहती है, मेरा हाथ कट चुका है, अब तो मैं एक बोझ बन गई हूँ। तभी जेरी फ्लैशबैक में चला जाता है। सब के सब गार्ड्स एक दूसरे को कुकड़ों की तरह काट रहे थे और ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे और ये साला उन सब के बीच में यही खड़ा था। लेकिन उन ज़ॉम्बीज को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कैसे ज़ॉम्बीज उस हैंडीकैप सोल्जर को अनदेखा कर देते हैं, कैसे ज़ॉम्बीज उस बूढ़े आदमी को जिंदा छोड़ देते हैं, कैसे ज़ॉम्बीज उस कुपोषित लड़के के करीब से निकल जाते हैं, उस पर हमला तक नहीं करते। वायरस का सबसे भयानक हिस्सा ही उसका सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा होता है और प्रकृति माँ को बड़ा मजा आता है अपनी कमजोरियों को ताकत का जामा पहनाने में। तभी जेरी अपने सैटेलाइट फोन से अपनी पत्नी को फोन करता है ताकि वो अपने दोस्त से बात कर सके जो कि यूएन का जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी होता है। जैसे ही जेरी अपने दोस्त से बात करता है वो कहता है कि अभी समझाने का वक्त नहीं है। WHO की लोकेशन मांगता है जो वैक्सीनेशन बनाने में सक्षम हो। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम दुनिया भर में चल रहे खतरनाक से खतरनाक बीमारियों का विश्लेषण करना और उसका वैक्सीन बनाना होता है। जेरी फोन से अपने दोस्त की बात पायलट से करवाता है ताकि ये लोग इस कमर्शियल प्लेन के माध्यम से पास के ही WHO सेंटर पहुंच सके। अब पायलट उसका फ़ोन देते हुए कहता है उसका फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है और साथ ही WHO की लोकेशन भी देता है। वो बताता है कि हम वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। जेरी ये सुनकर बहुत खुश होता है। प्लेन में कुछ समय बीत जाते हैं। ये लोग WHO के लोकेशन पर पहुँचने ही वाले होते हैं कि तभी प्लेन में छुपा एक संक्रमित ज़ॉम्बी एयर होस्टेस पर हमला कर देता है, उसे संक्रमित कर देता है। यहाँ जेरी की आंख खुल जाती है। जेरी को कुछ सही नहीं लगता है, अपनी जगह से उठ जाता है, मानो जैसे कि इसकी छठी इंद्री इसको चेतावनी दे रही हो। इसलिए जेरी जैसे ही पर्दे के उस पार झांक के देखता है तो पाता है कि बहुत से पैसेंजर ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। जेरी सहम जाता है कि तभी एक महिला चिल्लाने लगती है। वो उसे शांत रहने का इशारा करता है और फिर ट्रॉली और बैग्स का सुझाव देता है। तो फिर क्या था, सारे पैसेंजर ज़ॉम्बीज से बचने के लिए ट्रॉली और बैग से एक दीवार खड़ी करने में जुट जाते हैं। तभी एक पैसेंजर जल्दबाजी में बैग नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज से बहुत से ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि संक्रमित ज़ॉम्बीज सभी पैसेंजरों पर हमला कर देते हैं, उन्हें भुखड़ों की तरह काटने लगते हैं। जेरी किसी तरह से अपनी जान बचाता है, उन्हें अपने से दूर रखने की कोशिश करता है। तभी सेगन के पास जो रिवॉल्वर होती है उसे गोली चलाकर ज़ॉम्बी को मार देती है, जिससे जेरी संक्रमित होने से बच जाता है। लेकिन अब हर तरफ मौत का मंजर होता है। सेगन की बंदूक भी अब जवाब दे चुकी है। तभी जेरी सेगन के कमर पर बंदी ग्रेनेड की तरफ देखता है। जेरी बिना मौका गवाए उसे प्लेन में ही फेंक देता है, जिससे प्लेन में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और प्लेन में एक बड़ा छेद बन जाता है। ज्यादातर ज़ॉम्बीज एक एक कर उस छेद से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी प्लेन के इंजन में चला जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। उसी दौरान जेरी देखता है कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है, इसलिए सेगन और जेरी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तभी प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। कुछ समय बाद जब जेरी को होश आता है तो पाता है कि बाजू वाली सीट पर सेगन नहीं है। जेरी को अब लगता है कि सेगन प्लेन क्रैश में बाकी पैसेंजरों के साथ मारी जा चुकी है। तभी जेरी खुद को घायल पाता है। वो देखता है एक बहुत बड़ा प्लेन का टुकड़ा उसके पेट से आर पार हो गया है। जेरी किसी तरह से अपनी सीट का सीट बेल्ट खोल लेता है और इस तरह से नीचे गिरता है जिससे इसे ज़्यादा चोट ना आए। तभी जेरी सेगन को देखता है जो बिल्कुल ठीक ठाक होती है। अब ये लोग चलते चलते एक टाउन में पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल सुनसान होता है। तभी ये लोग WHO का सेंटर देखते इसके गेट तक पहुंचे ही थे कि तभी जेरी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो गेट पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ जेरी को अपने दोस्त को कॉन्टेक्ट किए 3 दिन बीत जाते हैं, इसलिए सबको यही लगता है कि जेरी अब मारा जा चुका है, जिस वजह से जेरी के परिवार को नेवी के जहाज से एक रेफ्यूजी कैंप के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें जेरी का दोस्त भी कुछ नहीं कर पाता है। WHO के सेंटर में जेरी का इलाज WHO के स्टाफ द्वारा किया जाता है। जैसे ही जेरी होश में आता है तो वो पाता है कि उसका हाथ बंधा हुआ है। दरअसल WHO के सीनियर डॉक्टर को
इसकी आइडेंटिटी पर शक होता है कि ये कौन है, यहाँ क्यों आया है और इसके पास सैटेलाइट फ़ोन क्या कर रहा है। इसलिए शक के आधार पर ये लोग इसका हाथ बांध कर रखते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये आदमी इनके लिए कोई खतरा है कि नहीं। जेरी को डब्ल्यूएचओ के सीनियर डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। जैसे ही जेरी को ये बात पता चलती है तो जेरी परेशान हो जाता है। ये जानता है कि अगर इसने अपने दोस्त से बात नहीं की तो उसके परिवार को शिप से उतार दिया जाएगा, जो कि होता भी है। जेरी सीनियर डॉक्टर को उसके फ़ोन से कॉल लगाने को कहता है। जैसे ही सीनियर डॉक्टर की बात इसके दोस्त से होती है, जो कि अपनी पहचान यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के रूप में कराता है, उसी दौरान जेरी को उसके दोस्त द्वारा पता चलता है कि उसके परिवार को नेवी के जहाज़ से उतार दिया गया है। जेरी बहुत गुस्सा करता है, इसलिए अपने परिवार के पास जाने का फैसला करता है। उसी दौरान डब्ल्यूएचओ का सीनियर डॉक्टर उसे कहता है कि मैं समझता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा परिवार रेफ्यूजी कैंप में सुरक्षित है। तभी जेरी उसके परिवार के बारे में पूछता है, क्या तुम्हारा परिवार है? सीनियर डॉक्टर कहता है, नहीं है। तभी जेरी गुस्से में कहता है, जब तुम्हारा परिवार नहीं है तो फिर समझने का दावा कैसे कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि वो सुरक्षित है? तभी डब्ल्यूएचओ का सीनियर डॉक्टर भावुक हो जाता है और वो बताता है कि मेरा बेटा और बीवी रोम में मारे गए और पता है कि मेरे बेटे को मारने वाला ज़ॉम्बी कभी मेरी बीवी हुआ करती थी। सबने किसी न किसी को खोया है, कम से कम तुम्हारे पास उम्मीद तो है। अब सीनियर डॉक्टर उससे यहाँ आने का कारण पूछता है। जेरी अपने बेतुके सवाल के लिए उससे माफ़ी मांगता है और सीधे मुद्दे पर आता है। वो सीनियर डॉक्टर से पूछता है एक जानलेवा बीमारी के बारे में। क्या सीनियर डॉक्टर जेरी को अपने डब्ल्यूएचओ के स्टाफ से मिलवाता है। जेरी इन सबसे जानलेवा वायरस या किसी भी बैक्टीरिया के बारे में पूछता है जो इंसानी जिस्म के लिए जानलेवा तो हो लेकिन इलाजदायक भी हो। डब्ल्यूएचओ का स्टाफ उसे बताता है कि हमारे पास भारी मात्रा में हर तरह की जानलेवा बीमारी है जो इलाजदायक भी है, लेकिन इसका क्या करोगे? तभी सीनियर डॉक्टर इन्हें बताता है कि जेरी का मानना है कि हम इस जानलेवा बीमारी का इस्तेमाल ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ कर सकते हैं। ये सुनते ही डब्ल्यूएचओ का स्टाफ मुस्कुराने लगता है। वो कहते हैं, आपके आइडिया की हम दाद देते हैं। अगर हमने ये प्रयोग पहले ना किया होता तो दरअसल किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को पनपने के लिए उसे चाहिए एक जीते जागते इंसानी शरीर की एक मर चुके जिंदा लाश यानी ज़ॉम्बी पर यह प्रयोग फेल है। तभी जेरी इन सबको ऐसी बात बताता है जिसे इन सब के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि ये जानलेवा बीमारी इनके लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए है। इन जैसे संक्रमित ज़ॉम्बीज़ की एक कमज़ोरी है और वो कमज़ोरी है हम इंसानों की कमज़ोरी, जिसे हम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संक्रमित ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों को काटते नहीं हैं, उनके करीब से निकल जाते हैं, उनकी तरफ देखते तक नहीं हैं। लेकिन क्यों? मेरा मानना है कि उन लोगों को जिन्हें ये लोग काटते नहीं हैं उन्हें किसी न किसी तरह की जानलेवा बीमारी होती है जिसे ये संक्रमित ज़ॉम्बीज़ भांप लेते हैं। तभी एक डब्ल्यूएचओ का स्टाफ का डॉक्टर बोलता है, मान लो तुम्हारी बात सही भी है, लेकिन इंसानों को जानलेवा बीमारी दे देना कोई इलाज तो नहीं है। तभी जेरी कहता है, ये कोई इलाज नहीं है, ये एक कैमोफ्लेज है, एक छलावा। जैसे कि गिरगिट किसी भी वातावरण के अनुसार खुद को घुलने मिलने की काबिलियत रखता है। उसी दौरान स्टाफ की दूसरी डॉक्टर जेरी की इस बात से सहमत होते हुए कहती है, कुदरत का नियम है, भूखे शिकारी बीमार शिकार को छूते तक नहीं है। इस कैमोफ्लेज यानी छलावे से हमारे सोल्जर्स संक्रमित ज़ॉम्बीज़ को नज़र भी नहीं आएंगे और उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकेंगे। हमारे पास हर तरह की जानलेवा बीमारी के सैंपल्स तो हैं, लेकिन वो सब लैब 139 में रखे हुए हैं जो कि बीविंग में है। उसी दौरान जेरी सवाल कर बैठता है कि बीविंग में जाने में क्या समस्या है। तभी डब्ल्यूएचओ का स्टाफ उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। वो बताते हैं कि महामारी फैलने के कुछ ही घंटों बाद बीविंग में डब्ल्यूएचओ के चीफ बायोलॉजिस्ट को संक्रमित ब्लड के सैंपल दिए गए थे ताकि वो इसका विश्लेषण कर सकें, लेकिन अनजाने में वो खुद संक्रमित हो गए। बीविंग में लगभग 80 लोग उस वक्त काम कर रहे थे और अब बीविंग संक्रमित ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। बीविंग और हमारे मेन विंग को जोड़ता है ये स्काई ब्रिज के दरवाजे को हमने टेबल और कुर्सियों के माध्यम से बंद कर रखा है, जिसकी वजह से हम अभी तक सुरक्षित हैं। अब जेरी के लिए उन सैंपल्स को बीविंग से लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। कोई और रास्ता न होने के कारण जेरी सेगर और चीफ डॉक्टर बीविंग में जाने का फैसला करते हैं।
किसी तरह से ये लोग ज़ॉम्बी से छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान चीफ डॉक्टर जल्दबाजी में किसी स्टील की चीज़ से टकरा जाता है जिससे ज़ोरदार आवाज़ होता है। तभी एक ज़ॉम्बी आवाज़ से उत्तेजित हो जाती है, जेरी की तरफ बढ़ने लगती है। उसी दौरान सेगन आ जाती है और उसके भेजे में गोली उतार देती है। अब गोली चलने की आवाज़ से काफ़ी शोर होता है जिसके कारण सारे संक्रमित ज़ॉम्बीज सक्रिय हो जाते हैं, इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जेरी सेगन और चीफ डॉक्टर को लैब 139 की तरफ जाने को कहता है जहां सारे सैंपल्स रखे हुए हैं और खुद संक्रमित ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर करने लगता है ताकि ये लोग सफलतापूर्वक लैब 139 तक पहुंच सके। अब संक्रमित ज़ॉम्बीज बड़ी तादाद में जेरी का पीछा करते हैं। जेरी भागते हुए एक दरवाजे तक पहुंचता है जिसे खोलते ही ये तुरंत अंदर चला जाता है। उसी दौरान दरवाजा खुले होने के कारण एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हुए अंदर आ जाता है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और बाकी के संक्रमित ज़ॉम्बीज बाहर ही रह जाते हैं, यानी कि इनके सोचने समझने की शक्ति संक्रमित होने के बाद से ही खत्म हो चुकी होती है, इसलिए इन्हें पता ही नहीं होता कि दरवाज़ा खुलता कैसे है। यहाँ जेरी संक्रमित ज़ॉम्बीज को अकेला पाकर उस पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है और उसे मार डालता है। जेरी देखता है कि यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी है जो इसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। तभी जेरी अपने लोहे की रॉड को मरे हुए ज़ॉम्बी की खोपड़ी से निकालने की कोशिश करता है जो कि इसकी खोपड़ी में अटक गई होती है। अब वो संक्रमित ज़ॉम्बी दौड़ते हुए इसके बहुत करीब आ जाता है, जेरी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी किसी तरह से ये लोहे की रॉड को निकालने में कामयाब हो जाता है और बचते हुए लोहे की रॉड से इस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे संक्रमित ज़ॉम्बी धराशायी हो जाता है। यहाँ चीफ डॉक्टर और सेगन को दिखाया जाता है जो लैब 139 के करीब पहुंच जाते हैं कि तभी संक्रमित ज़ॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं और इनकी तरफ बड़ी ही तेज़ी से आने लगते हैं। अब ना चाहते हुए भी चीफ डॉक्टर और सेगन को वापस स्काई ब्रिज की तरफ भागना पड़ता है। बड़ी तादाद में संक्रमित ज़ॉम्बीज इनका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह से चीफ डॉक्टर और सेगन स्काई ब्रिज पार करते हुए मेन विंग में पहुंच जाते हैं। तभी ये लोग स्काई ब्रिज का गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद होने के कारण संक्रमित ज़ॉम्बीज स्काई ब्रिज के गेट पर ही फंस जाते हैं। यहाँ जेरी बी विंग में लैब 139 तक पहुंच जाता है। अब जेरी बिना देरी किए जानलेवा बीमारियों के सैंपल्स को एक बॉक्स में जमा करने लगता है और जैसे ही ये सैंपल्स के साथ लैब से निकलने वाला होता है कि तभी देखता है लैब के बंद दरवाजे के बाहर एक बेहद ही खतरनाक संक्रमित ज़ॉम्बी इसका बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। ये सब होते हुए WHO का स्टाफ CCTV कैमरे से देख रहा होता है, लेकिन लैब में इंटरकॉम ना होने के कारण ये लोग उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जेरी लैब में फंस चुका है, यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है, जैसा कि इसका मानना है कि ये संक्रमित ज़ॉम्बीज जानलेवा बीमारी से ग्रसित इंसानों को नहीं काटते हैं, इसलिए और कोई रास्ता न होने के कारण जेरी खुद को उस जानलेवा बीमारी के सैंपल से संक्रमित करने वाला होता है। लेकिन उससे पहले WHO के स्टाफ के लिए एक संदेश लिखकर CCTV कैमरे के आगे दिखाता है। उस संदेश में लिखा होता है कि मेरे परिवार से कहना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही WHO का स्टाफ उस संदेश को पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अब जेरी जानलेवा बीमारी के सैंपल से खुद को संक्रमित कर लेता है। अपने शरीर को पूरी तरह से संक्रमित होने के लिए ये इंतज़ार करने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद जेरी उस खतरनाक संक्रमित ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। जैसे ही लैब का दरवाज़ा खोलता है तो एकदम से वो खतरनाक संक्रमित ज़ॉम्बी जेरी के आमने सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो हमला नहीं करता, उसे अनदेखा कर देता है। इस तरह इसकी जान बच जाती है। ये देखकर WHO का स्टाफ वो चक्का रह जाता है और खुशी के मारे झूम उठता है। अब जेरी कोल्ड ड्रिंक की कैन से अपनी प्यास बुझाता है और फिर कोल्ड ड्रिंक की मशीन का बटन दबा देता है। बटन दबा देने के कारण ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक के कैन लगातार नीचे गिरने लगते हैं, जिससे एक ज़ोरदार शोर होता है। ऐसा जेरी इसलिए करता है ताकि इसके शोर से स्काई ब्रिज के गेट पर खड़े सारे संक्रमित ज़ॉम्बीज सक्रिय हो जाएं और आने वाली आवाज़ का पीछा करने लगे। ये जैसे ही स्काई ब्रिज तक पहुंचता है तो सारे संक्रमित ज़ॉम्बीज बड़ी ही तादाद में इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इसे अनदेखा करते हुए उस शोर यानी उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। यहाँ जेरी को डॉक्टर द्वारा उस जानलेवा बीमारी का एंटीडोट लगाया जाता है, जिससे जेरी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब जेरी और सेगन WHO के
सेंटर से निकलकर उस सुरक्षित रिफ्यूजी कैंप के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर जेरी का परिवार बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहा होता है। शहर के शहर ख़त्म हो चुके हैं। जब संक्रमण फैलने के लिए कोई इंसान नहीं बचता तो ये संक्रमित ज़ॉम्बीज़ निष्क्रिय हो जाते हैं। WHO ने वैक्सीनेशन का मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है, जो कि एक कैमोफ्लेज की तरह काम करता है। इन वैक्सीनेशन को बड़ी तादाद में वॉलंटियर सोल्जर्स द्वारा प्लेन से उन इलाकों में पहुंचाया जा रहा है जहां पर अभी भी इंसानों के बचे रहने की कुछ उम्मीद बाकी है। जो भी इसे लेता है वो संक्रमित ज़ॉम्बीज़ के लिए गायब हो जाता है। वैक्सीनेशन के शुरुआती नतीजे काफ़ी कारगर रहे हैं, इसलिए हर देश के वॉलंटियर सोल्जर्स इन संक्रमित ज़ॉम्बीज़ से लड़ पा रहे हैं। संक्रमित ज़ॉम्बीज़ के इलाकों को साफ किया जा रहा है, उन इलाकों को फिर से इंसानों के रहने के लिए बनाया जा रहा है। अब हमें जेरी और उसके परिवार को दिखाया जाता है। जेरी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है, जिसमें टॉम भी शामिल होता है। टॉम वही लड़का होता है जिसने जेरी की जान बचाई थी और इसके परिवार ने इन्हें मुश्किल समय में अपने घर में आसरा दिया था। इस तरह ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।